10 दिन तक चांद से जुड़े अनसुलझे राज सुलझाने की कोशिशों के बाद आखिरकार हमारा प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गया है। चांद पर अब एक लंबी रात है और -200 के पारे को प्रज्ञान रोवर झेलेगा, लैंडर विक्रम झेलेगा और ऐसे में काम करना मुमकिन नहीं है। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर और लैंडर ने कुछ ऐसी जानकारियां हमको दे दी हैं जिनमें मानवता का जिससे भला हो सकता है। चौदह जुलाई की ये तस्वीरें देश को अनंत काल तक गर्व से भरती रहेंगी। जब भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ये तस्वीरें तो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। अब बात इससे आगे की है। 40 दिन का सफर पूरा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा और भारत एक झटके में उन विकसित देशों की कतार में शान के साथ शुमार हो गया जिन्होंने चांद पर अपने मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की थी। ये दोनों घटनाएं दिलो दिमाग में बसी रहेंगी। 10 दिन सटीक तरीके से जानकारी जुटाने का काम करने के बाद अब ताजा जानकारी ये है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित तरीके से पार्क कर दिया गया है। यूं कहें कि अब ये चांद पर चैन की नींद सोएगा। इसको स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। फोटो में देखिए कि शिव शक्ति पॉइंट पर रोवर और लैंडर कहां पर खड़े हैं। दोनों के बीच 100 मीटर का फासला है। इससे पहले कि ये तस्वीरें आपको रोमांचित कर देंगी जब रोवर चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा था। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों ही पेलोड APXS और LIBS बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड ने जो डेटा जमा किया था वो लैंडर के जरिए हम तक पहुंच गया है। हालांकि इसकी बैटरी अभी पूरी तरह से चार्ज है। ये भी मुमकिन है कि एक बार फिर से ये अपना काम शुरू कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर को इस एंगल पर रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर सूर्योदय हो तो एक बार फिर सूरज की किरणें इसके सौर पैनल पर पड़े। ऐसा हुआ तो ये फिर से काम कर सकता है। सूर्य की रोशनी से हमारे रोवर और लैंडर पावर जनरेट कर सकते हैं, जो इनके उपकरणों के लिए जरूरी है। पावर के बिना दोनों में लगे वैज्ञानिक उपकरण खराब हो सकते हैं। अभी पर तक वो 100 मीटर चल चुका है और उसमें जो भी उसके कुछ फोटोग्राफ वगैरह ले करके, जो कभी आपने देखा होगा, एक गड्ढे के सामने आ गया था, फिर यहाँ से इस तरह से कंट्रोल करके उसको वो 4 फीट के गड्ढे से उसको दूर किया। उसको इसके बाद में आगे उसका अपना रास्ता बदल दिया। तो इस तरह से यानी बहुत ही सक्षम है। जिस शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडर उतरा था उससे चलकर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का फासला तय किया है। रोवर ने वो तस्वीर भी जारी की है जिसमें चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर और लैंडर की ताजा लोकेशन दिख रहे हैं। रोवर ने ये दूरी 10 दिन में तय की है और इसके चलने की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड थी। अब बारी ये जानने समझने की है कि हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने उन 14 दिनों में चांद पर क्या किया और क्या जानकारी जुटाई जब दोनों अपनी ड्यूटी पर थे। 10 दिन में रोवर और लैंडर ने 5 अहम प्रयोग और परीक्षण किए। ऐसे तथ्य पता किए जो अब तक मालूम नहीं थे। चांद पर केमिकल मिश्रण, मिट्टी के प्रकार और तापमान में बदलाव के पैटर्न पर यह जानकारी जमा की गई है। सबसे अहम यह है कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर के एक पेलोड ने चंद्रमा पर आए भूकंप को रिकॉर्ड किया जो वहां 26 अगस्त को आया था। चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता किया। चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा भी खोजा है जो कम घना है। इसी तरह विक्रम लैंडर ने पता किया सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान है। चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में फर्क है। ये रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट चांद का सतह पर क्या क्या एलिमेंट्स है, पदार्थ है, उसको खोज करेगा। उस खोज में ये तैयार किया है, उधर सल्फर है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, आयरन है। बट ये गलत नहीं समझना है, ऑक्सीजन के रूप में किसी चीज के साथ साथ वो जोड़ के मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। बट क्या क्या एलिमेंट्स है उधर वो खोजना, वो किस तरीके से एलिमेंट्स है वो खोजना, इसका एक इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि ऑलरेडी हमको रिमोट सेंसिंग में चांद का सतह के बारे में कुछ जानकारी है, बट कितना दूर हम वो रिमोट सेंसिंग डेटा को विश्वास कर सकता है, उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रूथिंग चाहिए। ये रोवर ने नीचे उतर के एक जगह में खोजेगा ना, वो हमको विश्वास देगा रिमोट सेंसिंग को कितना दूर हम विश्वास कर सकते हैं।
चांद पर फिलहाल रात है जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। पारा -200 डिग्री तक जा सकता है। इससे लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। जब चांद पर सूर्योदय होगा तो हो सकता है कि रोवर और लैंडर फिर से जाग जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो चांद पर ये हमेशा के लिए भारत के खूबसूरत हस्ताक्षर के रूप में मौजूद रहेंगे। कुमार कुणाल, आज तक। चंद्रयान का मिशन पूरा हुआ और उससे ठीक पहले भारत का एक और ऐसा मिशन शुरू हो गया जिसको दुनिया ने हैरत के साथ देखा और भारत का लोहा माना। भारत का आदित्य स्पेसक्राफ्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच में मौजूद L1 पॉइंट के लंबे सफर के लिए निकल पड़ा। अब तक आदित्य L1 का सफर पूरी तरह से सटीक है। 4, 3, 2, 1, 0। जब हमारा मिशन मून कामयाबी की नई गाथा लिख चुका था, उसके लैंडर और रोवर अपना काम पूरा करने के करीब थे, तब भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में भरी एक और परवाज, वो उड़ान जो अनंत ब्रह्मांड के राज जानने के लिए भरी थी। भारत का मिशन आदित्य L1 अपने 125 दिन के सफर पर सूरज की ओर चला। श्री हरिकोटा से जब मिशन की लॉन्चिंग हुई तो पूरे देश की नजर एक बार फिर इसरो पर थी। इसरो लगातार दूसरी बार भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरा और सटीक तरीके से प्लानिंग के मुताबिक ही एक एक करके आदित्य L1 ने अपने सारे चरण पार किए। रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित तरीके से अलग हुआ और इसरो के कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐलान हुआ कि भारत ने सूरज की तरफ कदम बढ़ा दिया है। सूरज से एक सुरक्षित दूरी पर भारत का आदित्य L1 स्थिर होकर सूरज का हर राज जानेगा, समझेगा और धरती को बताएगा। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1. आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के फासले पर उस पॉइंट पर जाकर स्थिर हो जाएगा जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस है, यानी न इसको सूरज अपनी ओर खींचेगा और न धरती अपनी ओर। इसी को L1 पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। 4 महीने का समय लेगा पहुंचने के लिए। 5 साल तक आगे आने वाले समय में 5 साल का इसका ड्यूरेशन है कि ये इसकी स्टडी करेगा। L1 पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, ये L1 पॉइंट पर रहेगा। ये सबसे सेफ पॉइंट है और लगभग सबसे करीबी पॉइंट है जहां से सूरज का एनालिसिस कर सकते हैं। इस दौरान L1 पे जब ये हेलो ऑर्बिट में उतारा जाएगा तो ये हेलो ऑर्बिट में उतारने के सन के को प्रोसेस करने के बाद, स्टडी करने के बाद सन की डिटेल स्टडी कर पाएगा, क्योंकि इस ऑर्बिट पे सन हमें पूरी तरह से दिखाई देगा। मतलब ग्रहण के दौरान भी हम सन की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अकल्टेशन के दौरान भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स के जरिए ये काम होगा। मिशन सूरज की बाहरी परत से उठने वाले सौर तूफानों की गति मापेगा, सूरज के टेम्परेचर के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वातावरण की जानकारी रिकॉर्ड करेगा और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की किरणों के असर का पता लगाएगा। भारत के पास अब तक सूरज के बारे में जानने के लिए अंतरिक्ष में खुद की वेधशाला नहीं थी, लेकिन अब ये कमी भी पूरी हो गई। ऑलरेडी बहुत से ईसा, नासा जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने सन पे ऑब्जर्वेशन करे। भारत के पास सन ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। आदित्य L1 के साथ हमारे पास सन के भी आंकड़े मौजूद होंगे जो हमें स्पेस वेदर को समझने के लिए, आगे आने वाले अंतरिक्ष मिशंस को समझने में बहुत सहायक होंगे। अंतरिक्ष विज्ञान में चंद्रयान और आदित्य L1 मिशनों के बाद भारत नए मुकाम पर पहुंचा है। स्पेस इंडस्ट्री में भारत के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुल गए हैं। करोड़ों डॉलर वाली निजी कंपनियां जो अंतरिक्ष का कमर्शियल या पर्यटन के लिहाज से इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो भी अब इसरो की तरफ देखेंगी।
क्योंकि भारत किफायती तरीके से ऐसे मिशन को अंजाम दे सकता है। जितने भी लॉन्च में सारे सक्सेसफुल रहे हैं, तो जो प्राइवेट प्लेयर हैं जो कि स्पेस को एज ए इंडस्ट्री देख रहे हैं, जहां पर वो इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो उनको लॉन्च व्हीकल सर्विसेज चाहिए। सभी तो लॉन्च व्हीकल नहीं बना सकते। तो इसरो अब अगर अपना गगनयान मिशन करता है, क्रू को लेके जाता है, वापस धरती पर लेके आता है और अपनी पूरी मतलब एंड टू एंड कैपेबिलिटी को अगर वो दर्शा देता है वहां पर, देखिए हमारे पास ये पूरी सारी टेक्नोलॉजी है, तो अब हम वहां पर सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे। यानी अब हम उस इकोनॉमी में जहां पर हमारा हिस्सेदारी अब 2% है, वो 9% पहुंचाना चाहते हैं। तो ये उसी की तरफ के बड़े कदम है। हम आपको आदित्य L1 के बारे में बताते हैं। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। ये एक तरह से अंतरिक्ष में भारत की ऑब्जर्वेटरी है। लॉन्च के करीब 63 मिनट में ये रॉकेट से अलग होकर सफर पर निकल पड़ा। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा। ये सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन खराब ना हो। सूरज के बारे में आदित्य L1 जो जानकारी जुटाएगा वो मानवता की भलाई में काम आएगी। खुद पीएम मोदी ने इस बारे में कल कहा था। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत का अंतरिक्ष का सफर जारी है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। पूरी मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष के बारे में समझ बढ़ाने के हमारे अथक प्रयास जारी रहेंगे। तो इंतजार कीजिए 4 महीने बाद के वक्त का, जब आदित्य L1 सूरज को समझना और फिर हमें उसके बारे में समझाना शुरू कर देगा। कुमार कुणाल, आज तक।